हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का। आज हम इस छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे शैक्षिक प्रबंधन का। इसमें देखेंगे कि विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन के जो प्रमुख संसाधन है वो कौन कौन से वो देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन के प्रमुख संसाधन। तो ये है किसी भी संस्था के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु दो प्रकार के संसाधन होते हैं। तो वो दो प्रकार के संसाधन कौन से हैं? एक तो है मानवीय संसाधन और एक है भौतिक संसाधन। तो ये दो प्रकार के संसाधन हैं। तो ये चाहिए, ये प्रमुख रूप से चाहिए, ये दो प्रकार के। तो पहला हमारा कौन सा है? मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन है शैक्षणिक प्रबंधन में मानवीय संसाधनों में 6 व्यक्तियों को शामिल किया गया है। 6 व्यक्ति। और अब वो 6 व्यक्ति कौन कौन है वो देखेंगे। एक तो होता है शाला प्रधान, मतलब हेडमास्टर होता है ना, प्रिंसिपल। एक तो वो। एक अध्यापक गण, जो अध्यापक गण में मैडम भी आती हैं, सर भी आते हैं, वो सभी। और विद्यार्थी और स्थानीय अभिभावक, जो बच्चों के माता पिता ना, वो भी मानवीय संसाधन में आएंगे। स्थानीय लोग भी आएंगे। जैसे जिस मोहल्ले में स्कूल होती है वहाँ का पंच होगा, गांव का सरपंच होगा, और अन्य व्यक्ति भी, कोई जैसे भामाशाह है, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो भी मानवीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं विद्यालय में। और फिर एक है संस्था के कर्मचारी। तो इस प्रकार से 6 शामिल होते हैं। किसमें होते हैं? मानवीय संसाधन में। शाला प्रधान, अध्यापक गण, विद्यार्थी, स्थानीय अभिभावक, स्थानीय लोग, संस्था के कर्मचारी। अब देखना कि मैंने एक नोट लगा के लिखा है कि मानवीय संसाधनों को शैक्षणिक प्रबंधन में सर्वोच्च माना गया है, क्योंकि इसके बिना भौतिक संसाधनों का कोई उपयोग नहीं होता है। इसीलिए मानवीय संसाधन है वो विद्यालय स्तर पर उसे सर्वोच्च संसाधन माना गया है। और ये है, अब है दूसरा नंबर का जो भौतिक संसाधन है ना, वो वाला। तो भौतिक संसाधन क्या है? शैक्षणिक प्रबंधन में भौतिक संसाधनों में निम्न संसाधनों को शामिल किया गया है। तो वो निम्न संसाधन कौन कौन से हैं भौतिक संसाधनों में, अब वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो बात है कि ये विद्यालय भवन होना चाहिए, है ना। तो भवन के बिना तो हम विद्यालय कैसे चलाएंगे, ये भी एक बात ही है। तो प्राथमिक विद्यालय 1 से लेकर 5वीं तक के विद्यालय कैसे होने चाहिए? वो होने चाहिए समानांतर। समानांतर का मतलब जैसे कि देखो, ये ऐसे बना दिया और ये 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा, 5 कमरा, ये 6 कमरे, ऐसे इस तरह से समानांतर होने चाहिए। कौन से स्कूल? जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं ना, वो 1 से लेकर 5वीं तक के। फिर दूसरा विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जो 6 से 8वीं तक के विद्यालय होते हैं, वो होने चाहिए एल प्रकार के। कैसे प्रकार के? एल प्रकार के विद्यालय होने चाहिए। एल प्रकार के कैसे? इस तरह से होने चाहिए। ये 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा, 5 कमरा, ऐसे है ना। तो एल प्रकार के होने चाहिए। फिर माध्यमिक विद्यालय कैसे होते हैं? इनका आकार कैसा होता है? 9 से 12वीं तक के जो विद्यालय होते हैं ना, कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के, वो उल्टे यू आकार के होने चाहिए। उनका आकार कैसा होना चाहिए? उल्टा यू आकार। तो उल्टा यू आकार देखो, ऐसे इस तरह से होने चाहिए। ये बना दिया हमने 9 से 12वीं तक के विद्यालय बना दिए, है ना। ये देखो, है ना, ये गेट लगा दिया, ये इसमें विद्यार्थी गए, और ये कमरे हैं, ये कमरे मान लो आप, है ना। इसमें 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के तो विद्यालय भवन होने चाहिए। फिर भौतिक संसाधन में दूसरा संसाधन शामिल है
पुस्तकालय, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी होती है ना, वो विद्यालय का हृदय होता है, धड़कन होती है। और लाइब्रेरी गूंगे टीचर की भूमिका भी निभाता है। फिर ब्लैक बोर्ड भी होना चाहिए, जो अध्यापक का परम मित्र होता है, पक्का भाईला, एकदम पक्को भाईलो है ब्लैक बोर्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अध्यापक की पाठ योजना को मूर्त रूप प्रदान करता है। अध्यापक की पाठ योजना को क्या करता है? मूर्त रूप प्रदान करता है। पक्को भाईलो है बोर्ड, देख लियो, ध्यान रखियो। फिर है फर्नीचर, जहाँ टेबल, कुर्सी, अलमारी और भी अनेक वस्तुएं होती हैं, वो सब होनी चाहिए। खेल का मैदान होना चाहिए, खेल की जो सामग्री है वो भी होनी चाहिए। फिर है शैक्षिक सामग्री। तो शैक्षिक सामग्री में जैसे ग्लोब हो गए, चार्ट हो गए, और भी कोई अन्य चीजें हैं जो पढ़ाने योग्य हो, पढ़ाने के लिए काम में ली जाती हैं, वैसी सामग्रियां होनी चाहिए। फिर एक विद्यालय में प्रयोगशाला भी होनी चाहिए, है ना। विज्ञान है तो विज्ञान के लिए भी प्रयोगशाला, हिंदी के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, गणित के लिए, मतलब सभी प्रकार की अलग अलग प्रयोगशालाएं होनी चाहिए, है ना। अब है एक आदेश पंजिका। आदेश पंजिका क्या होती है? जैसे आपने कभी देखा होगा कि स्कूल में जो हेडमास्टर द्वारा वो आदेश निकाले जाते हैं ना, कि आज इस तारीख से लेकर इस तारीख तक विद्यालय का अवकाश रहेगा, या इस प्रोग्राम में कौन कौन शामिल होने चाहते हैं, ऐसे कोई प्रोग्राम होते हैं विद्यालय में, ऐसे आदेश लेकर आता है जो विद्यालय का जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होता है, वो कक्षा में बताते हैं ना, तो वो आदेश पंजिकाएं होती है। और एक रोकड़ बही होनी चाहिए। रोकड़ बही मतलब केस बुक होनी चाहिए, आय व्यय का ब्यौरा होना चाहिए उसमें। और एक होना चाहिए स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर से मतलब ये है कि विद्यालय के सत्र के अंत में क्या क्या हमारे पास सही वस्तुएं बची हुई हैं, जैसे कि पंखे हैं, टेबल कितनी बची हुई हैं, कितनों की आवश्यकता और है, बाल्टी कितनी है, और अन्य सामग्रियां जैसे भी, उनके बारे में एक ब्यौरा होना चाहिए कि इतनी तो ये सही है और इतनी हमें और लाने की जरूरत है और इतनी हमने खारिज कर दी। तो ऐसा एक रजिस्टर भी होना चाहिए। फिर है एक सेवा पुस्तिका, है ना, और एक फिर है छात्र उपस्थिति पंजिका। फिर अब देखेंगे आगे कुछ परिभाषाएं। इससे पहले इसका दोबारा से एक बार रिवीजन कर देते हैं ना। तो देखो क्या करते हैं, विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन के प्रमुख संसाधन। तो ये दो प्रकार के होते हैं, कौन से? मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। ठीक है, मानवीय संसाधन में 6 व्यक्तियों को शामिल किया गया है। शाला प्रधान, अध्यापक गण, विद्यार्थी, स्थानीय अभिभावक, स्थानीय लोग और संस्था के कर्मचारी। और मानवीय संसाधन है वो शैक्षणिक प्रबंधन में सर्वोच्च माना गया है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। अब है भौतिक संसाधन। तो भौतिक संसाधन में क्या क्या होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है? वो विद्यालय भवन। तो विद्यालय 3 प्रकार के होने चाहिए। प्राथमिक स्तर पर समानांतर 1 से लेकर 5वीं तक के, कक्षा 6 से लेकर 8 तक के उच्च प्राथमिक पर एल प्रकार का विद्यालय होना चाहिए, माध्यमिक स्तर पर 9 से 12 तक का विद्यालय, है ना। तो ये उल्टे यू आकार का होना चाहिए, ये याद रखना। और फिर पुस्तकालय होना चाहिए। जो पुस्तकालय होता है वो विद्यालय का हृदय होता है, गूंगे टीचर की भूमिका भी निभाता है। ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, फर्नीचर होने चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, शैक्षणिक सामग्रियां भी होनी चाहिए, फिर प्रयोगशाला भी होनी चाहिए, आदेश पुस्तिका भी होनी चाहिए, रोकड़ बही भी होनी चाहिए, स्टॉक रजिस्टर, सेवा पुस्तिका और छात्र उपस्थिति पंजिकाएं, ये सब होनी चाहिए। अब हम कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, किस किस ने क्या कहा। तो सबसे पहले देखते हैं रायबरन की। रायबरन ने परिभाषा दी है, प्रधानाध्यापक को दृढ़ चरित्र वाला होना चाहिए। देखो कितनी सरल परिभाषा है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मेरी राय में प्रधानाध्यापक को चरित्र वाला होना चाहिए, हमेशा याद रहेगा, दृढ़ चरित्र वाला होना चाहिए, मतलब मेरी राय में रायबरन, है ना, इसे याद करो। फिर है कुरबली। कुरबली ने क्या कहा? वह व्यक्ति ही
प्रधानाध्यापक के रूप में सफल है जो ज्ञानी, तर्कवान, अदम्य, साहसी एवं धैर्यवान हो। तो ये किसने कहा? कुरबली ने कहा। एक छोटी सी परिभाषा और है कुरबली की, वो है कि प्रधानाध्यापक को चरित्रवान होना चाहिए, बस इतनी सी है। प्रधानाध्यापक को चरित्रवान, तर्कवान होना चाहिए, सॉरी क्या होना चाहिए? तर्कवान, ये वाला तर्कवान होना चाहिए। और फिर है पिट्समैन। पिट्समैन की परिभाषा है उत्तम प्रकार का पुस्तकालय उत्तम विद्यालय की पहचान है। उत्तम प्रकार का पुस्तकालय उत्तम विद्यालय की पहचान है। किसने कहा? पिट्समैन ने। अब प्रोफेसर एलन। तो पहले तो एक बात बताओ, आपको कमेंट करते हुए हाथ में दर्द होता है क्या? कर दिया करो, इससे उत्साह बढ़ता है। आपके लिए अच्छे अच्छे पॉइंट लाता हूँ फिर मैं, और फिर आप कमेंट नहीं करते ना लाइक करते, तो मन नहीं करता है वीडियो डालने का। किया करो कमेंट, लाइक भी किया करो। अब आगे देखो, प्रोफेसर एलन। शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक को करना ही पड़ता है। प्रोफेसर एलन ने क्या कहा? शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक को करना ही पड़ता है, ये प्रोफेसर एलन ने कहा। फिर अगली परिभाषा है हमारी हिलकर्ट की। हिलकर्ट ने कहा प्रबंधन के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू किसके क्षेत्र में? प्रबंधन के क्षेत्र में। क्या? कला एवं विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये किसने कहा? हिलकर्ट ने। अब ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताया करो। थैंक यू। राम राम, धन्यवाद।